बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, एक नया हफ्ता शुरू हो गया है और ओवर द वीकेंड आपने देखा है, गुज़िश्ता कई वीकेंड गुजरे हैं, कोई भी डल मोमेंट नहीं आता है, जबकि सदर ट्रंप जो हैं वाइट हाउस के इंचार्ज हैं। तो जनाब उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले चूँकि हफ्ते की शुरुआत है तो अच्छी अच्छी खबरों से करते हैं। आपको PSL की खबर देते हैं। अचानक से वो PSL टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो इस वक्त जो कंडीशन है उसके हवाले से आपको पहले आगाह करते चलें। सीजन 11 की प्ले ऑफ लाइन अप मुकम्मल हो चुकी है और हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन से हराकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई किया। हैदराबाद किंग्समैन के प्ले ऑफ में पहुंचने के बायस दिफाई चैंपियन है जो लाहौर कलंदर्स, वो इवेंट से बाहर हो गई है। प्ले ऑफ क्वालिफायर में कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के आमने सामने होंगे और बुध को मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन एलिमिनेटर 1 में मध्य मुकाबल होंगे। उधर शायकीन क्रिकेट ने PSL प्ले ऑफ मैचेस के लिए भी स्टेडियम खोलने का मुतालबा कर दिया। अच्छा, मुतालबा बड़ी देर से चल रहा था, अब जरा तूल पकड़ गया है कि जनाब प्ले ऑफ मैचेस के लिए भी स्टेडियम में इजाज़त दी जाए शायकीन को। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया है इस वक्त। #ओपन PSL फॉर पब्लिक ग्लोबल टॉप ट्रेंड है जनाब इस वक्त, और इसमें सिर्फ आम शायकीन ही नहीं है, क्रिकेट शायकीन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो क्रिकेट शायकीन है वो हर जगह होते हैं और सियासत में भी पाए जाते हैं। जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी PSL में शायकीन की वापसी का जो अवामी मुतालबा है उसको दोहरा दिया एक्स पर। उन्होंने भी अपना एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि PSL अब शायकीन के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वक्त है अब शायकीन के साथ मैदान और ट्रॉफी को सजाया जाए। इसी तरह से वज़ीर बल्दियात सिंध हैं नासिर हुसैन शाह, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। और वज़ीर आज़म ऑलरेडी फाइनल के लिए शायकीन को अलाउ कर चुके हैं, स्टेडियम आने की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन जो शायकीन है वो ये चाह रहे हैं कि बाकी भी उनके लिए भी फाइनल के इससे पहले इजाज़त दे दी जाए ताकि मैचेस वहाँ जाकर देखे जाए, इंजॉय किया जाए। और फाइनल की अगर बात करें तो टिकट्स की जो फ़रोख्त है वो आज से शुरू हो रही है। फिजिकल टिकट मंगल से दस्तयाब होंगे। सस्ता तरीन टिकट 1500 रुपये का रखा गया और महंगा तरीन टिकट 12,000 रुपये का होगा। इवेंट का जो फाइनल है वो 3 मई को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना है, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड है। और जो टिकट है ना जनाब, आप अगर एक मूवी भी देखने जाते हैं तो अब 1500 की है, तो उस पे मेरा ख्याल है कि कोई, और अभी शायकीन को टिकट प्राइस से कोई इशू नहीं है अली। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बाकी जो है ना उसके लिए भी परमिशन मिल जाए 2 मैचेस के लिए। चलें, एक की मिल गई, हम भी रिक्वेस्ट यही करेंगे गवर्नमेंट से कि और PCB से कि भाई इजाज़त दे दी जाए। शायकीन को बड़े सब्र का मुजाहरा किया है पूरा टूर्नामेंट उन्होंने, और जिस तरीके से हमने सिर्फ टीवी पर मैचेस एंजॉय किए हैं वो भी बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, कि स्टिल PSL है और इसको हम सब खूब एंजॉय करते हैं। जबरदस्त क्रिकेट हो रही थी। टीम को लाइव देखने वाले हैं, अक्सर आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं आप उनको स्क्रीन पर ही देख पाते हैं, लेकिन ये वो वाहिद मौका है जिसमें आप लाइव देख पाएंगे ना सिर्फ अपने मुल्की प्लेयर्स को बल्कि गैर मुल्की प्लेयर्स को भी। तो जरूर जाइए, अगर आप नहीं भी रखते हैं प्लान जाने का तो जरूर जाइए, क्योंकि इस वक्त सस्ते टिकट्स हैं, आराम से आप खरीद सकते हैं। फाइनल्स के टिकट्स भी जल्द अवेलेबल होंगे, तो उसको खरीदिए और जाकर लाइव देखिए। तो जनाब ये तो सूरत हाल है PSL की, जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है। उसके बाद बात करते हैं गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर हुआ उसका। गुज़िश्ता हफ्ते होने का इम्कान इसका था, जो कि नहीं हो सका। ईरानी वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में पाकिस्तान आया, मगर अमरीकी वफ्द को सदर ट्रंप ने आने से रोक दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद के बाद ओमान गए और फिर पाकिस्तान आए, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में कुछ घंटे क़याम के बाद रूस चले गए, और तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक अब्बास अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरानी हमसे बात करना चाहें तो वो फ़ोन कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ जंग हम जीत जाएंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की है, और इस बार सिर्फ तारीफ़ नहीं की, उन्होंने दोहराया है पाक भारत जंग को, एक बार फिर से दोहराया और कहा है कि पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए, उसका जिक्र भी हुआ। आपको दिखाते हैं। Their leaders are gone, which is a good thing. They were far more radicalized than the people that we're dealing with now. The people we're dealing with now, some of them are very reasonable people, and others are not. And they're not getting along. You know, there's a lot of infighting. Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are. I've settled all these wars, including India-Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The
Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. एक बार फिर से जिक्र हुआ और एक बार फिर उन्हीं दिनों में जिक्र हुआ जिन दिनों में कुछ ऐसा हुआ था पिछले साल। इस पर भी हम बात करेंगे, सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, जिसमें सब होपफुल थे ओवर द वीकेंड के कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि मुज़ाकरात में तातुल है मगर जंगबंदी और बातचीत का इम्कान बरकरार है, क्योंकि सदर ट्रंप बारहा ये कह रहे हैं कि ईरान जंग जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और दावा भी कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, बात भी हो जाएगी। कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को और आप क्या समझते हैं कि क्यों तातुल का शिकार हुए ये मुज़ाकरात? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि इन हालात में स्ट्रेटेजिक पेशेंस की रिक्वायरमेंट है और देखें जो हालात, जो दुश्मनी है फॉर दिस लास्ट 70 ईयर्स से है और जिसमें और एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे, और उन हालात वाक़यात में एक यहाँ पाकिस्तान में 21 घंटे की बातचीत हुई और इसके बाद से एक तसलसल जारी है। और आप देखें कि 2015 का एग्रीमेंट हुआ था, उसके लिए 2 साल लगे थे। सो इसमें मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। और फिर ऊपर से ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम किसी को कंपेल भी नहीं कर सकते कि आप डील कर लें, और इसके साथ साथ हम किसी को ये भी नहीं कह सकते या हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उनका गुड बिहेवियर होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, मीडिएट करवा रहे हैं, एक फोरम हमने दिया है। लेकिन आप देखें कि बोथ कंट्रीज दे आर वेरी सीरियस और वो चाहते हैं दे आर सीकिंग के ऑफ फ्रेम कुछ हो जाए और दे वांट टू एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में ये खत्म हो जाए। और दैट्स वाई आप देखें कि अब जिस तरीके से अब्बास अराक्ची का 24 घंटे में दूसरी दफा पाकिस्तान आना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का भी इजहार है और उसके बाद की उनकी भी ये है कि वो चाहते हैं कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकले। दैट्स वाई कि ओमान की भी इस मसले में बहुत बड़ी रेलेवेंस है। अब दोबारा पाकिस्तान आने के बाद वो रशिया पहुंच चुके हैं, मॉस्को में है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। और उसके बाद फिर लाइकली है, हो सकता है बाय द एंड ऑफ इस वीकेंड के तरफ जाके फिर कोई हो सकता है सीटिंग हो जाए, मैं भी राइट। तो ये ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो इनकी क़यादत है, ईरानी क़यादत, वो फ्रैक्चर्ड है और यूनिफाइड दिखाई नहीं देती है, तो अब तो एक ही वफ्त है जो पाकिस्तान भी आ रहा है, मस्कत भी जा रहा है, वही वफ्त रूस भी जा रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट होगी। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये कहना था कि ये आप एक यूनिफाइड रिस्पांस लेने के लिए टाइम ले लें, दिस इज वन थिंग। फिर वेस्टर्न मीडिया बराबर ये कोट करता रहा है, रिपोर्ट्स आते हैं कि डिवीजन है विद इन दी ईरानियंस जो पावर सेंटर्स में है, और अंडरस्टूड भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं विद इन अभी भी वहाँ पे जो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, और सो वो इन चीज़ों से इख्तलाफ करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड लाइनर्स हैं। लेकिन इस दफ़ा देखें अब्बास अराक्ची का आना है, उसका मतलब ये है ही इज़ कमिंग विद अथॉरिटी। उनको मैंडेट दिया गया है और उनको बताया गया है ये हमारा फ्रेमवर्क है, दीज आर आवर रेड लाइंस, और अकॉर्डिंगली वो जहाँ आके उन्होंने भी दिया है दोस्तों, यकीनन पाकिस्तान आगे कन्वे भी कर दिए होंगे। और बैक चैनल्स में देखें बराबर की कम्युनिकेशन हो रही, कि बातचीत किसी मरहले में भी डेड नहीं हुई थी, बराबर की कम्युनिकेशन हो रही थी। और फिर दैट्स वाई अगर आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो हमारे लोग नहीं आ रहे, उसका मतलब ये था कि उनको कन्वे किया गया होगा कि ये बातचीत किस तरह यहाँ से तैयारियां हो रही है, तो हम आपको कन्वे कर देंगे। तो देखने में कुछ होता है लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन अल्टीमेटली देखें कि दोनों मुल्क चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, परमानेंट हो। और अच्छी बात यह है देखें कि अब जिस तरीके से अब्बास अराक्ची ओमान गए थे, उस दौरान में आप देखें कि उनकी बातचीत भी है, कतर के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आज जो स्टेक होल्डर्स है उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्पोक तो मसूद पज़ेश्कियान फॉर 50 मिनट, तो अब उससे भी लगता है कि आपस में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चीजें हम आपस में कन्वे कर रहे हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ये है, सब चाहते हैं कि एक ऐसा पीस डील हो
जो सबको एक्सेप्टेबल हो, while addressing the concerns of Iran as well. ईरान जो चाहता है भाई मुझे गारंटी दे कि आइंदा कोई जंग नहीं होगी, कोई हमला मुझ पर नहीं होगा, जो चीजें अभी आप सेटल होंगे वो सब कुछ फाइनल होगा। और इसके लिए देखें कि मेरे ख्याल में रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी किसी स्टेज पे हो सकती है। सो देयरफॉर देखें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ कंट्रीज जो है वो सिंसियर है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो स्पॉयलर्स हैं, डिट्रैक्टर्स हैं, अभी भी एक्टिव है। जिस तरीके से बयानात आप हमको देखते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन ईरान की तरफ से एक दो ऐसे बयानात देखे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट्स बन गई हैं जो इंप्रेशन देती है कि ईरान की है या ये सऊदी अरब की है, एंड दे आर ट्राइंग बाय डिजाइन कि उसको डैमेज करें। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं कि वो सोर्सेज को कोट करते हैं, मतलब अथॉरिटी उनके पास नहीं है, सोर्सेज को कोट करेंगे। सो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा देखे इकदाम उठाया कि कोई ब्रीफिंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं बताया, और उन्होंने कहा कि जो एक स्टेट ऑफ एक मोटी पॉलिसी है कि बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन क्या हो रही है ये नहीं बताया। तो मेरे ख्याल में इट इज बिटवीन द टू कंट्रीज जो वो कर रहे हैं। उससे हमारे मीडिया ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, देखिए कोई उन्होंने अपनी तरफ से कहानियां नहीं जोड़ी। बिल्कुल। अच्छा बघेड़ी साहब, यही वजह है दोनों जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं उसके मोतरफ है। जिस तरीके से ईरान ने शुक्रिया अदा किया है और बारहा शुक्रिया अदा किया कि सिक्योरिटी जिस तरह से प्रोवाइड की गई, जिस तरह के इंतजाम किए गए, और फिर सदर ट्रंप ने, और वो भी बार बार कर रहे हैं, और उसके बाद सदर ट्रंप बार बार हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो सारा मामला है, तो ये कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी रही इसके अंदर, और दूसरा ये कि ये जो पसे पर्दा सफारतकारी चल रही है जिसके अंदर मजीद कुछ खलीजी ममालिक हम देख रहे हैं कि शामिल हो रहे हैं, ये रंग ले आएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उसे होने में, और चीज़ें बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं वो सब कुछ चल रहा है, और सून हम देखेंगे कि दोनों फरीकैन दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहली बात है कॉन्फिडेंस की बात है, एतमाद की बात है। जो पाकिस्तान पे एतमाद है, ईरान का एतमाद है, जीसीसी कंट्रीज का एतमाद है, अमेरिका का एतमाद है, तो कॉन्फिडेंस जो एतमाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पाकिस्तान साइड्स नहीं ले रहा है। दैट्स वाई मैंने कहा हम फोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि जो ईरान का स्टैंड है उनका बिल्कुल वो हम उनको भी ऑनर करते हैं। अमेरिका का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन ये है जब टेबल पर बैठते हैं तो कुछ लोग कुछ दो की बातें होती हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छी डेवलपमेंट जो हमने रिसेंटली देखी है कि ईरान ने जो जीसीसी कंट्रीज में से सऊदी अरब और जिस तरह कतर को ऑन बोर्ड लिया है, तो वो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेशली ये जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मामले में लाइकली ये अभी जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है कि ओमान ने उनको भी ये कहा था कि सऊदीज को ऑन बोर्ड लेना है, तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि स्टेक होल्डर जीसीसी कंट्रीज के सारे ममालिक हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जब बात आती है तो फिर वो यकीनन देखें कि ऐसा एक लाहेमत चाहिए कि जो सबको काबिल कबूल हो, क्योंकि इंटायर इकोनॉमी जो है, रेवेन्यू है, न सिर्फ ईरान का बल्कि जीसीसी कंट्रीज का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे डिपेंड करता है। सो मेरा ख्याल में जब ये सारे ऑन बोर्ड होंगे और तो फिर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगी। राइट। बिगड़ी साहब, रूस से तो हम जानते हैं कि क्यों मुज़ाकरात, क्यों बातचीत हो रही है, वो अफजूदा यूरेनियम हवालगी के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर बात होगी। पाकिस्तान से हम जानते हैं कि इसलिए हो रही है कि हम एक फैसिलिटेटर से मीडिएटर का काम के किरदार पर अब जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है दोनों फरीकैन की जानिब से कि हम मीडिएटर का किरदार अदा करें, और वो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन ओमान से आपने बताया कि खलीजी ममालिक से रब्ता भी और उनकी डिमांड्स भी, उनके मुतालबात भी ओमान के ज़रिए जो है वो ईरान तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपना हुर्मज़ जो है उसका ब्लॉकेट जो जारी है वो उसकी कोस्ट लाइन पर मौजूद है और यूएई की कोस्ट लाइन पर भी मौजूद है। तो क्या इस बारे में भी कोई उनसे बातचीत हुई है? देखिए, बुनियादी मकसद ही ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज था, वहां पे जो ओमान से बातचीत करने गया है, क्योंकि देखें ईरान और ओमान का जो बॉर्डर्स या समले कोस्ट भी वहां पे है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगती हैं, और वो देखें कि जो नियरेस्ट पॉइंट है दैट इज 21 किलोमीटर है। तो कानून के मुताबिक ये है कि अगर आपका 12 किलोमीटर तक जो एरिया बनता है वो आपके अपनी सोवरेनिटी में आता है, तो वो ये अभी ये कहते हैं कि 12 हमारा है, 12 ओमान का, तो ये 24 बनता है। टोटल एरिया वहां पे 21 किलोमीटर है, तो ये सारा हमारा ही है। तो इट शुड बी बिटवीन अस।
और 1975 में देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, ओमान और ईरान के दरमियान, और उसको प्रोबेबली 2015 में उन्होंने रेटिफाई भी किया है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन ओमान का इसमें ये मानना है कि ये जीसीसी को आप ऑन बोर्ड लें, स्पेशली सऊदी अरब को ऑन बोर्ड लें। दैट्स वाई देखें कि ओमान थ्रू आउट पीछे भी बड़ा न्यूट्रल रहा है, और इस मौके पर उनका इस तरह का स्टांस है तो वो बड़ा अच्छा है। और फिर वो चाहते हैं ऐसे मैकेनिज्म वहाँ पे इन्फ्लुएंस चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक फी या रखें या टोल टैक्स रखें कि जो शिप यहाँ से गुजरे तो वो इतनी पेमेंट करें, और उसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन अमेरिकन का ये कहना है कि इस सिलसिले में कि एक शुरू में जो प्रपोजल आई थी, दिस शुड बी इंटरनेशनल फोर्स हो जिसको जो इस सिस्टम को या मैकेनिज्म को हैंडल करे वहाँ पे, जो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देयरफॉर अगर देखें जीसीसी कंट्रीज में सऊदी अरब मोस्ट बड़ा मुल्क है और कतर इम्पोर्टेंट मुल्क है, और ये अगर ऑन बोर्ड आ जाते हैं और ओमान ऑलरेडी है, तो हो सकता है फिर चीज़ें सेटल हो सकती हैं, फिर अमेरिका को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जीसीसी में भी डिवीजन है, 3 ममालिक ऑलमोस्ट अलग हो गए हैं, यूएई है, कतर है और कुवैत, यूएई, बहरीन और कुवैत जो है ये अलग हो गए हैं, तो वो भी डिवीजन है। तो लेकिन ये है कि अल्टीमेटली एक देखें ना, 2 ही कोर इश्यू है, एक न्यूक्लियर है, दूसरा ये मैकेनिज्म है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। बाकी चीजें तो एड्रेस होती रहेंगी, लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल में अल्टीमेटली इस पर भी कंसेंसस ऑलमोस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पे भी मसला ये है कि ईरान पहले कह रहा है कि 3.67% जो मुझे लॉ कानून मुझे फ्राइज करता तो वो मैं करूँ। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा निकम्मे नाजरीन में खासा मकबूल है और हर घर में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, लेकिन जब ये नोकझोंक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कहानी बन जाती है निकम्मे। जी हाँ, निकम्मे अपनी मजाकिया और रिलेटेबल कहानी के साथ नाजरीन को लगातार एंटरटेन कर रहा है। जी हाँ, हाल ही के एपिसोड्स में घर के अंदर की सियासत और रिश्तों की केमिस्ट्री और भी ज़्यादा दिलचस्प होती नजर आई है। कभी नगीना का दबदबा तो कभी बादशाह की बेचारी सी सूरत हाल, हर सीन ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर रहा है। रोजमर्रा की छोटी बातों पर होने वाली तकरार कभी मजाकिया बन जाती है तो कभी जज्बाती। बादशाह जो एक तरफ अपनी माँ और दूसरी तरफ अपनी बीवी के दरमियान फंसा हुआ है, हर लम्हा एक नई मुश्किल का सामना करता नजर आता है। जी हाँ, और इसी दौरान कुछ किरदार अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी करने लगते हैं, लेकिन ये एहसास भी अक्सर हंसी मजाक में बदल जाता है। और कहानी यही नहीं रुकती, नए रिश्तों की बात, नए प्रपोजल्स और घर के अंदर बढ़ती हुई डायनामिक्स कहानी को और भी इंगेजिंग बना रही है। जी हाँ, क्या ये निकम्मे कभी जिम्मेदारी उठाना सीखेंगे या ये घर इसी तरह से हंसी मजाक और लड़ाइयों के साथ चलता रहेगा? ये जानने के लिए आपने अगला एपिसोड जरूर देखना है। अभी कुछ झलकियाँ देखते हैं। आज एहसान ने मुझसे तबस्सुम की माँ का दिया हुआ बिस्किट मांग लिया। अरे नहीं भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। मारो इसे। अरे सुल्तान, तो बोरे में क्या ले आए? अब आप सबके लिए जूते लाए। अरे अरमान, तुम्हें क्या हुआ? अब्बा जान, भाभी जल्दी आए। तुम आओ और तबस्सुम की खबर लो और एहसान को टाइट करो। तुम्हारे घर वाले जितनी मर्जी रुकावट डाले, लेकिन मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके ही रहूंगी। देख लेते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ? बस अब्बा ने यही जुल्म कर दिया मुझ पर। देखिए ड्रामा सीरियल निकम्मे रोजाना रात 7 बजे। तो अगर आप देखना चाहते हैं एक ऐसा ड्रामा जहां हर दिन हो थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा ड्रामा और बहुत सारी एंटरटेनमेंट, तो देखिए ड्रामा निकम्मे पीर से इतवार रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन बासलाहियत नौजवानों की जो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मस्बत तब्दीली की अलामत बनकर उभर रहे हैं। हाल ही में QE CT
100 यंग लीडर्स अवार्ड की जानिब से जारी की गई लिस्ट में पाकिस्तान के 5 नौजवान भी शामिल हैं। ये अवार्ड उन नौजवान चेंज मेकर्स को दिया जाता है जो तालीम, माहौलियात, सेहत, ज़राअत और समाजी शमूलियत जैसे अहम शोबों में अपनी नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हों। ये कामयाबी सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों की इज्तिमाई ताकत, विजन और अज़्म की अक्कास है। हज़ारों उम्मीदवारों में से मुंतखब होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी यूथ आलमी सतह पर अपना मस्बत किरदार अदा कर रही है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं नुमाया शख्सियात में से एक हसन अशरफ, जो हमें बताएंगे कि वो इस 100 यंग लीडर्स में कैसे शामिल हुए और उनकी जो स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने की वो क्या है। बिल्कुल हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल गुड। हसन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम आया है 100 यंग लीडर्स में, कैसा फील कर रहे हैं? जी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील कर रहे हैं। किसी भी एक नौजवान के लिए मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि अगर उसको अब मौका मिले अपनी इस यंग एज में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दूसरी दफ़ा ये मौका दिया है अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। ज़बरदस्त। हसन, हमें ये बताया कि QACT अवार्ड में कैसे आपका नाम शामिल किया गया, आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। जी ये क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ ट्रस्ट जो 100 यंग लीडर्स का अवार्ड होता है ये हर साल मुनक्किद किया जाता है। इसमें पूरी दुनिया से 100 यंग लीडर्स को चूज किया जाता है। तो मैं बेसिकली उम्मीद स्कूल फाउंडेशन चला रहा हूँ पिछले कुछ 7 साल से, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज और जो चाइल्ड लेबरर्स के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जाकर। तो उसी सिलसिले में मेरे इसकी नॉमिनेशन ओपन थे, तो मैंने उसको अप्लाई किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिलेक्ट किया गया और अभी मुझे इस दफ़ा अवार्ड मिला। 2021 में मुझे इसी तरह डयाना अवार्ड भी दिया गया था और अब इस दफ़ा क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ ट्रस्ट का अवार्ड दिया गया। ये 7 साल की मैं समझता हूँ एक जिद्दोजहद, एक मेहनत है और तकरीबन जो 3000 प्लस बच्चे हैं जो हमारी फाउंडेशन के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये वो दुआएं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। जब उसकी रिकग्निशन मिलती है वर्ल्ड लेवल के ऊपर तो वो आपके हौसले भी बुलंद हो जाते हैं, आपको और मोटिवेशन मिलती है कि आप अपने मुल्क के लिए और ज्यादा कुछ बढ़ चढ़ के करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। ये बताइएगा ये अवार्ड दोनों आपको बरतानिया की जानिब से दिए गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप बरतानिया आपकी काम पर नजर रखे हुए हैं या आप बरतानिया के अवार्ड्स पर नजर रखे हुए हैं? नहीं, आप ऐसे ही समझ लें, बरतानिया भी हमारे काम पर नजर रखे हुए है और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमारी हुकूमत की तरफ से भी बहुत नवाजा गया। इस टाइम मैं करंटली मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल का भी हिस्सा हूँ। मुझे हमारे हीरोज अवार्ड भी जो गवर्नर पंजाब है उनकी तरफ से दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर की हुकूमत भी देख रही है हमारा काम। लेकिन खुशकिस्मती है कि क्योंकि डयाना अवार्ड मुझे मिला था 2021 में, तो वो एक आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है किसी भी और अगर आप यूके की इस तरह का किसी अवार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करें तो एक एक्सपीरियंस आपका एक रिज्यूमे में ऐड हो जाता है। तो उस वजह से वो प्लस पॉइंट है। अच्छा हसन, हमें ये बताएं कि नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके, आगे मजीद कौन कौन से आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम आपको देख सकते हैं? जी अभी बस यही कोशिश है कि इस मुल्क के लिए जितना कर सकें, क्योंकि जब हम निकलते हैं ना सबसे पहले मुझे ये लगता है कि एजुकेशन के ऊपर हमें जितना काम कर देना चाहिए नौजवानों को, क्योंकि इस टाइम 2.5 से 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। तो ये दर्द है, ये दुख होता है कि यार हमारे पास अगर कुछ रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन बच्चों का कसूर क्या है जो वर्कशॉप में मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। इवनिंग बेस्ड स्कूल्स मुतारिफ करवाने चाहिए। मूविंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर स्कूल्स नहीं है वहाँ विलेजेस में ऐसे गाँव देहातों के अंदर मूविंग स्कूल्स का ई स्कूल्स का कयाम होना चाहिए ताकि कम रिसोर्सेज में रहते हुए ये बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। अच्छा हसन, यही पूछना चाहता था आपसे कि अगर आपका स्कूल मूविंग स्कूल है तो फिर किस तरह से एक जगह पर बच्चों को आप तालीम दे पाते हैं? हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, अभी हमारे जो स्कूल चल रहे हैं वो मूविंग नहीं है, लेकिन हम ये मूविंग स्कूल बस का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिसमें हमारी एक ऑटोमोटिव एक रक्षा एक बस होगी जो ऐसे गांव देहात में जाएगी या किसी भी पार्क में जाएगी, उसके ऊपर शेड लगा हुआ होगा, उसके ऊपर प्रोजेक्टर स्क्रीन, इंटरनेट फैसिलिटी उसके साथ होगी। बिकॉज आपको पता है हमारे बहुत से गांव देहात ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है अभी तक। तो इंटरनेट की फैसिलिटी वो लेकर जाएगी मूविंग स्कूल।
एक आपका लोकल टीचर हम वहां का हायर करेंगे और बाकी हमारे टॉप क्वालिटी के टीचर जो हमारे हेड ऑफिस में बैठे होंगे वो उनको प्रोजेक्टर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके लिए ना आपको फर्नीचर चाहिए, ना स्कूल की बिल्डिंग चाहिए और ना ऐसी चीजें चाहिए, और आप लिमिटेड फैसिलिटी में रहते हुए आप क्वालिटी एजुकेशन को है उन बच्चों तक प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, जिसकी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरत है पाकिस्तान में। तो ये वो सहूलियात है जो हम इंशाल्लाह आगे लेकर आने चाह रहे हैं। अच्छा हसन, आपने जिस तरह से कहा कि लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ भी आप लोग काम कर रहे हैं और आगे आपके प्लान्स भी यही हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको अपनी सलाहियतें इस तरीके की दिखाने के जो मौक़े हैं वो मैसर हैं और वो इस तरह का काम कर सकते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी लोग भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जी, मेरा खुद ताल्लुक एक फैसलाबाद के एक ऐसे घराने से जो कि कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है। असल बात यह है कि मेंटोरशिप आपकी यूथ की कितनी हो रही है। अगर आपकी यूथ की काउंसलिंग अच्छी हो रही है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे उस्ताद मिले, मुझे ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया कि यार दिस इज द राइट ट्रैक टू गो, यहाँ पर आप जाएं, इसको अप्लाई करें, सोशल वर्क ज्यादा से ज्यादा करें, कम्युनिटी वर्क ज्यादा से ज्यादा करें। आजकल मैं देख रहा हूँ हम जब वॉलंटियरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, बच्चे यंग जो जेंजीज हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, उनको वो सोशल वर्क को पीछे भूल चुके हैं, वॉलंटियरिज्म खत्म होता जा रहा है। जबकि हमने अपनी नेटवर्किंग, अपना वॉलंटियरिज्म करके सोशल वर्क के थ्रू बनाए। अब मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कहाँ से मेरी नेटवर्किंग बनी, थ्रू सोशल वर्क। तो ये चीजें जो यंग लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आप सोशल वर्क करेंगे, अगर आप वॉलंटियर करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग बनेगी, आपकी PR बनेगी। सिर्फ आप पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, वो कहते हैं जिस मुल्क में प्रॉब्लम ज्यादा हो उधर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको अपनी डायरेक्शन, अपनी सोच सही करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि हसन कह रहे हैं कि अपनी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है। जब आप देख ही रहे हैं माशी तौर पर कितने स्क्वीज़ होते चले जा रहे हैं पेरेंट्स, तो अगली नस्ल को अगर हम इन मुश्किल हालात के लिए तैयार नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल दरपेश होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम अक्सर मौसम की बात करते हैं, लेकिन ये बात मौसम की जो अब करने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है आपसे करना, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा फिनोमेना फिर से उभर कर सामने आया है जिसकी तवक्को हम पहले से कहीं कर रहे थे। सुपर एल नीनो की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में तफसील से आपको बताते हैं कि अप्रैल में मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और आलमी इदारा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि 2026 के वक्त से एल नीनो के आगाज़ का कवी इम्कान है, जिसके बायस दुनिया भर में दर्जा हरारत और बारिशों के निज़ाम मुतासर हो सकते हैं। WMO की जानिब से जारी ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट के मुताबिक बहरुल के अस्तवाई खित्ते में समंदर की सतह का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ा है और मई से जुलाई 2026 के दौरान एल नीनो की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। मौसमियाती मॉडल्स के मुताबिक आइंदा महीनों में आलमी सतह पर मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत गालिब रहने की तवक्को है, जबकि मुख्तलिफ खित्तों में बारिशों के पैटर्न में नुमाया तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इस पर हमने बात करी। जी हाँ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। इरफान साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं एल नीनो का, जो कहा जा रहा है कि मई के अवाइल में ज़ाहिर होने का खदशा है और सुपर एल नीनो कहा जा रहा है इसको, जिसके सवेयर असरात होंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अल नीनो एक्चुअली ये ओशन की कंडीशंस होती हैं जब टेम्परेचर्स जो है ओशन में, ख़ास तौर पे पैसिफिक ओशन में अल नीनो 3.4 इंडेक्स है जो हमें अफेक्ट कर सकता है ज़्यादा। और इसमें जो है जब टेम्परेचर्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी कि पॉजिटिव हो जाए, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि ये अल नीनो फेज़ में चला गया है। अब अल नीनो फेज़ जो है ये अफेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स जो लोग के हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को डिफरेंट तरीक़ों से अफेक्ट करता है। जैसे कि आपके जो टेम्परेचर्स हैं अमेरिका में भी बढ़ जाते हैं, यूरोप में भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया में जो है मानसून की जो बारिशें हैं इनमें जो है ना इसके असरात आती हैं, जिसकी वजह से मानसून में ब्रेक्स भी आती हैं, जिससे जो टेम्परेचर्स जो है ना वो राइज होने के भी अंदेशा होता है। जी राइट। अच्छा इरफान साहब, ये कहा जा रहा है कि 1907 के बाद
ये पहली बार है जब इतना गर्म एल नीनो का फिनोमेना सामने आएगा, ऐसा ही है? देखिए, जो अल नीनो है, ये पहले भी अल नीनो ईयर्स गुजरे हैं। ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात, क्योंकि अभी ये प्रिडिक्शन है, आने वाले दिनों में ये होगा, जैसे कि अभी ये प्रिडिक्शन है कि अगस्त में जाके या जुलाई अगस्त में जाके इसमें जो अल नीनो के जो टेम्परेचर्स हैं, ओशन के जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ये मॉडल की प्रिडिक्शन है अभी फिलहाल। तो इसमें कुछ मॉडल्स कंसेंस कर रहे हैं और कुछ मॉडल इसको जो है ना वो कम कर रहे हैं। तो एक किस्म का ये मिला जुला रुझान जो है ना वो पाया जाता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब ये अफेक्ट करेगा तो उस वक्त जो हम इस पोजीशन में होंगे, हम कह सकें कि जी इससे पहले जो है ना इस सालों में हुआ था और अब जो है ना ये ऐसा। अच्छा, तो इरफान साहब, जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा रहा है और लास्ट ईयर जिस तरह से हमने देखा था कि जितनी शदीद बारिशें हुई थी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, दुबई की सिचुएशन हमारे सामने है, जिस तरह से शदीद बारिशें हुई थी मानसून की, अभी भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बारिशें शदीद होंगी इस बार भी, और इससे पहले जो हीट वेव है वो हीट बर्स्ट होगा, यानी कि हीट वेव भी शिद्दत की होगी और उसके बाद बारिशें भी शदीद होंगी, यानी कि जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा जा सकता है। देखिए, अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी आपके पास जो साउथ पंजाब के इलाके हैं और सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर्स जो है अबव नॉर्मल हैं। और आपका जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं और दीगर जो पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है ना वो राइजिंग है। गो के एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है ना वो आया था, उसने बलाई इलाकों में बारिश की और मुख्तलिफ इलाकों में हवाएं भी चली, कुछ कहीं ठंडी हुई, लेकिन टेम्परेचर्स जो है ना वो आपको 2-3 दिन नहीं आपको जो है ना वो मिल जाए तो उससे ही टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट है जो आप कह रही हैं कि जो सीवियर जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और हीटिंग हो जाती है, तो वो अभी भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है। अभी भी आपके पास जो है ना वो नॉर्मल से ज्यादा ही टेम्परेचर जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी आप जब देखेंगे, जब खास तौर पे जब मानसून ब्रेक आएगा तो उस वक्त आपको जो है ना वो हीट इंडेक्स जो है ना वो ज्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस वक्त नमी भी मौजूद होती है। जी बिल्कुल। तो इरफान साहब, कुछ लोग ये भी अपना तज्जिया पेश करते हैं कि 1 महीना आगे चला गया है मौसम, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे जून में वो हमें मई में दिखाई देना शुरू हो गया है, जो हम मई में एक्सपेक्ट कर रहे होते थे वो हमें अप्रैल में दिखाई देना शुरू हो गया है। ऐसी कुछ सूरत हाल है? देखिए, मानसून नॉर्मली जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाया करता है, प्लस माइनस 1 वीक होता है। ये जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई का फर्स्ट वीक होता है। पिछले चंद सालों से हम यही देख रहे हैं कि यही ट्रेंड चल रहा है, और अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीना डिले हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अलग-अलग जो है ये प्लस माइनस हो जाया करता है। राइट। इरफान साहब, क्विकली ज़रा बताइएगा, ख़तरे की तो सारी बातें कर ली हैं, कोई अच्छी खबर थोड़ी सी दे दें मौसम के हवाले से, कोई आंधी तूफान, कोई बारिश का कुछ है कुछ कई इलाकों में मुल्क के? देखिए, अभी एक वीक वेस्टर्ली वेव है जो कि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके और उससे मुल्हिका जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे दादू के मगरब वाली साइड पे जो पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पर आज शाम रात को डेवलपमेंट होगी, और आज रात और अगले आने वाले 28 और 29 तारीख तक जो है ना ये बलाई इलाकों में, जिसमें बलाई साहब बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मौसम के हवाले से आपने आगाह किया। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस हिस्से में भी बहुत कुछ है, बात करनी है हमने पीएसएल की एक बार फिर, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है इस वक्त जो है ना पीएसएल का जो जोश है, वलवला है, वो उभरना शुरू हो गया, और वो जो हैशटैग ट्रेंडिंग है ना उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने सुपर एल नीनो की बात की है, तो उसमें अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, उसमें बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल फिक्र की गहराई को कम कर रहा है? आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं और हम देखते हैं कि डीप थिंकिंग या जो गहरी फिक्र थी
उसके वाले से इंसान महरूम होता दिखाई देता है। और जब मैं कहता हूँ कि महरूम होता दिखाई देता है तो ये मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो हमें ये बताती हैं, इस तरह के मुताला जो है हमें बताते हैं कि ये कुछ हो रहा है, यानी गहरी फ़िक्र से इंसान जो है वो महरूम होता जा रहा है। और ये कोई मकसद ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा तनकीद की जाए। हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो इंसान को गहरी फ़िक्र से महरूम कर सकता है अगर इंसान सोशल मीडिया का शऊरी इस्तेमाल ना करे। इसी तरह जो गहरी फ़िक्र के लिए वक्त दरकार होता है, यकसोई दरकार होती है, सब्र दरकार होता है, एक अंदर की अंदरूनी एक सुकून दरकार होता है, इन तमाम चीज़ें जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं। और वो नापैद क्यों होती जा रही हैं? सोशल मीडिया का जो मुसलसल इस्तेमाल है। और जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो मुसलसल इस्तेमाल है वो तवज्जो के बिखराव का सबब बन रहा है। कभी पोस्ट आती है, कभी फिर एक कमेंट आता है, फिर एक वीडियो आ जाती है, फिर कोई और चीज़ आ जाती है, और एट अ टाइम कोई नोटिफिकेशन आ गया, अब आप उस तरफ चले गए हैं। एट अ टाइम एक ही वक्त में तवज्जो जो है उसका जो बिखराव है वो आपको वो गहरी फ़िक्र से महरूम कर रहा है। और गहरी फ़िक्र के नतीजे में जो कुछ इंसान ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, क्या उसका जो मोमेंटम है वो कम तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल तार साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने ज्वाइन किया। और जिस तरह कि आपने सुन लिया है कि बुनियादी जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है, यानी आपके जब हम देखते हैं आपके माजी को और ये सोशल मीडिया से पहले वाले दौर में इंसान को फुर्सत मुयस्सर थी, वो किताब पढ़ता था, वो लिखता था, उसके पास एक गहरी फ़िक्र भी थी, आपके आसपास बहुत सारे अदीब थे, दानिश्वर थे, और फिर इंटरनेशनली आपका इस तरह मुताला है अदीबों का और दानिश्वरों का। तो मतलब ये है कि क्या आप देख रहे हैं अपने सामने कि कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं कि बतदरीज इंसान गहरी फ़िक्र से महरूम होता जा रहा है? ओवरऑल आई फील कि भाई आपको समझौता तो कर लेना चाहिए, क्योंकि अदवार बदलते रहते हैं, उनमें रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं, लेटेस्ट गैजेट्स आते रहते हैं। अब मुझे महसूस ये हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ख़ास तौर पे जो AI आई तो उसमें मोस्टली लोग रोबोट्स बन गए हैं, क्योंकि हर रोबोट के पास ट्यून्ड है, उसके पास वो जाता है। जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि आपने मेरा नाम फीड किया कि उनका इंटरव्यू करना है, तो सवाल कौन से करने चाहिए, उनसे को 150-200 सवाल कर दिए। लेकिन आई एश्योर यू कि उन सवालों में वो सवाल नहीं हैं जो आप खुद करेंगे सोच के। चुनांचे उससे हम फरार हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ समझौता करके आप अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे, तभी आपकी सोच ओरिजिनल होगी। मतलब है कि मैं खुद मतलब कभी कोई रिसर्च वगैरह कर रहा होता हूँ तो मैं कुछ 10 मिनट का जो होता है व्लॉग किसी चीज़ के बारे में वो प्रेफर करता हूँ, बजाय इसके कि 1 घंटे वाला जो है वो करूँ। वो आपकी तवज्जो भी कम हो रही और आपकी वो इंटरेस्ट भी उस तरह नहीं रही। तो तमाम लोगों के पास वही इन्फॉर्मेशन होगी। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी या सोच कहाँ से आएगी, वो डेफिनेटली कम होती चली जाएगी। मसला ये है कि इंसान इज़ नॉट ए रोबोट, उसको बना दिया गया ना। वो अपना मतलब है कि सारे इंसान नहीं, पहले ज़्यादा इंसान थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होते चले जाएंगे। यही जो मैकेनिकल एक हम पे दौर आया है और वो मतलब इनएविटेबल था, मैं उससे बहस नहीं कर सकता। लेकिन जो तन्हाई है सिर्फ वो सोच को जन्म देती। एक दफ़ा अब्दुल्ला हुसैन से मैंने ऐसे ही बात की तो मैंने कहा, अब्दुल्ला ये वहाँ पे लोग मर जाते हैं यार अकेले फ्लैट्स में और अकेले तन्हा रहते हैं, तो ये कितनी बोझ ज़िंदगी। तो उसने एक बात कही थी, उसने कहा वेस्ट की सारी तरक्की का राज उसकी तन्हाई में। यानी आप अगर तन्हा है, ऑब्वियसली आप सोच रहे हैं, 4-5 दोस्तों के साथ खड़े हुए बैठे गपबाजी कर रहे, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। आपका जो शऊर की रॉ है अब वो तो जारी नहीं होती, वो तो को मिक्स हो गया। चुनांचे ये डेफिनेट है
कि जो ओरिजिनल सोच है इंसान की, वो इन लेटेस्ट जो इन्वेंशंस है इनसे वो मुतासर होगी, लेकिन आई स्टिल फील कि देयर आर पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उससे मुतासर नहीं होते और वो अपनी एक सोच रखते हैं और वो सोच जो है वो ओरिजिनल होगी और मे बी आइंदा के ज़मानों में वही सोच डोमिनेट कर जाए और वो जो रोबोट सिस्टम है वो फेल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। और तार साहब ने जो एक हवाला दिया है कि AI से पूछा गया कि मुस्तनसर हुसैन तार साहब से किस तरह के सवालात करने चाहिए, ये एक तजर्बा था बुनियादी तौर पे, और मैंने जब वो तजर्बा किया तो यकीन कीजिए कि उसने जितने सवालात बताए उनमें से कोई एक भी सवाल है अमूमी सवालात थे, अमूमी बिल्कुल जनरल। अच्छा, फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने एक दिन उसको ये कहा कि किताब जो बच्चे का मुकदमा है यानी जो मैंने लिखी है उसका मुझे ख़ुलासा बता दो कि ये किताब किस मौजू पे है और इसका ख़ुलासा क्या है। तो उसने काफ़ी तफसील से ख़ुलासा बताया, मुख्तलिफ़ पैराग्राफ्स और मुख्तलिफ़ हेडिंग्स के साथ उसने ख़ुलासा बताया, लेकिन यकीन कीजिए उनमें से कोई एक बात ऐसी नहीं है जो मैंने अपनी किताब में इस तरह लिखी हो। अब ये बड़ा मामला है कि उसने बुनियादी तौर पे क्या किया है कि उसने टाइटल से, क्योंकि उस किताब को कोई इतना डिस्कशन, इतना कोई पुरानी किताब है नहीं कि इतना डिस्कशन उस पर हुआ हो, तो उसने जनरली कुछ चीज़ें उठाई होंगी और कुछ टाइटल पे और जो सब टाइटल है कि बच्चे को जानिए और फिर तरबियत कीजिए, इस चीज़ से उठा के उसने मुकम्मल तौर पे कोई 5-7 पैराग्राफ्स बना दिए और उनमें जब मैं देखता हूँ तो उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने अपनी किताब में लिखी हो। अब कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है अगर तो वो शऊरी है और बाकायदा तौर पे आप जो भी आपको चीज़ मिल रही है, नहीं अगर आप उसको मंबा इल्म नहीं समझते, उसको आप इल्म का एक दरवाज़ा समझते हैं, आपको वो अच्छे क्लूज़ दे सकते हैं, अच्छी सिम की तरफ रहनुमाई कर सकता है, रिसर्च आपने करनी है, सोर्स आपने ढूंढना है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर तो शऊरी इस्तेमाल है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर इस तरह का इस्तेमाल है कि जिसमें अब गहरी फ़िक्र के बजाय इंसान जो है वो स्क्रॉल करने की तरफ उसकी आदत जो है वो जा रही है, फिर रील्स आ गई हैं और उसके बाद जो टेंशन स्पैन है, तवज्जो है, वो भी कम होती महसूस होती है। ये कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो हमें बताती हैं। सोशल मीडिया इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत चीज़ है, हमने ख़ुद उससे बहुत सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन उसका एक शऊरी इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप एक स्लेवरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, यानी आप ख़ुद एक स्लेव से बन जाते हैं उसके हाथों में, और गहरी फ़िक्र से जो इंसान महरूम होता है बहुत ही शैलो, बहुत ही सतही हो जाता है। कुछ किताबें ऐसी हैं रिसर्च के हवाले से, तहकीक के हवाले से, कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारी रहनुमाई कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि स्क्रीन टाइम जो है वो महदूद रखिए और इसके अलावा उनके अंदर किताब पढ़ने की जो आदत है उसको परवान चढ़ाइए। उसकी वजह यह है कि किताब किसी एक ही मौजू पे होती है। जब मोबाइल आपके पास होता है तो 10 चीज़ें खुली होती हैं, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई पोस्ट आ रही है, कोई वीडियो आ रही है, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन जब आप किताब कर रहे होते हैं तो आपको यकसुई हासिल होती है और किसी एक ही मौजू पर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत ही आपके बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेहतर है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। सुपर एल नीनो का जिक्र तो हमने कर लिया, हमें पता है कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मियों में हमें आम तौर पर भूख भी कम लगती है और ज़रूरी जो तवानाई है वो हासिल करने के लिए हमें कम लेकिन ज़्यादा मौसर जो कैलोरीज़ हैं वो खाने की ज़रूरत होती है, उनकी इंटेक की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली औकात कार में तब्दीली और गर्मी ऐसे अवामिल हैं जो बच्चों की खुराक को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। सख्त गर्मी के दिनों में बच्चे क्या, बड़ों का भी कुछ खाने को दिल नहीं चाहता है। मौसम गर्मा बच्चों के लिए अच्छी तरह से खाने के लिए एक जंग का मैदान होता है बेसिकली, जिसको उन्होंने सर करना होता है और माएँ बेचारी जो है ना उनके पीछे पीछे भाग रही होती हैं। इस सूरत में बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा क्या खिलाई जाए, और अभी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में डेफिनेटली टाइम है, काफ़ी दिन है, तो उसके लिए लंच बॉक्स आइडियाज़ क्या होने चाहिए जिसके लिए उनको प्रॉपर कैलोरीज इंटेक भी हो और वो चीज़ें उनका खाने को दिल भी करे और उनकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी हो। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ईशल साकिब, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनसे जानते हैं। ईशल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, सबसे पहले ये बताइएगा कि पहली शर्त तो ये आती है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ये तो हम जानते हैं कि बड़े छोटों बूढ़ों के लिए, सबके लिए ये जो है एक सी बात है, लेकिन ग़िज़ा में तब्दीली होती है। आमतौर पे बच्चे ज़्यादा खाते हैं, बड़े ज़रा कम खाते हैं।
तो बच्चों को क्या खिलाया जाए जिससे वो बीमार ना हो, क्योंकि इस वक्त जो है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है बच्चों में। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर जो है समर्स में आ जाता है, दैट इज हाइड्रेशन। जिस तरह आपने मेंशन किया, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के, और बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो हमने सबसे पहले वेल हाइड्रेट करना है, बच्चों को भी और खुद को भी। तो उसमें ये कि समर्स में जनरली क्या होता है कि हम तब रियलाइज़ करते हैं जब बिल्कुल बच्चे फेंट होने लग जाते हैं स्कूल्स में, मॉर्निंग असेंबलीज में, या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब बीमारियां बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्लू होने लग जाता है, वेरएज फ्लू एक इंडिकेशन जनरली हम कहते हैं कि विंटर्स में होती है, लेकिन एक्सट्रीम समर्स में भी होती है। हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाते हैं, नोज से एट टाइम्स ब्लड आने लग जाता है, एट टाइम्स बच्चे फेंट हो जाते हैं। तो इस तरह की सब सिचुएशंस में सबसे पहले तो वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑब्वियसली पानी का एक मेजर रोल है। हमने 8 to 10 ग्लास मेक श्योर करना है कि बच्चे एटलीस्ट इतना पानी पिएं। लेकिन जनरली बच्चे क्योंकि पानी नहीं पी रहे होते, तो उसमें हमने ये करना है कि जूसेस इनकॉर्पोरेट करें उनकी डाइट में, या फिर स्मूदीज इनकॉर्पोरेट करें। और बच्चों को देने के लिए हमें थोड़ा सा एपेटाइजिंग भी उसकी लुक करनी पड़ती है, थोड़ा सा डिफरेंट उसकी शेप कर दें, और या डिफरेंट उसको टेक्सचर या कलर डिफरेंट कर दें, तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह वो पानी या वाटर बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो उसमें आई वुड रिकमेंड कि आप पॉप्सिकल्स इंट्रोड्यूस कराएं उनकी डाइट में इन समर्स में, लेकिन ऑब्वियसली वो पॉप्सिकल्स होममेड होनी चाहिए। कोई भी आप फ्रूट लेके, जिस तरह फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है या फालसा है या कोई भी मिक्स्ड बेरीज है, या मैंगो का मौसम आ जाएगा वो है, या मस्क मेलन है, इन सब चीज़ों को वाटर में ब्लेंड करके थोड़ा सा हनी डाल के इनके अंदर जेलेटिन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। उनके पॉप्सिकल्स आप बना के फ्रीज कर लें, और बच्चों को स्पेशली जब वो स्कूल से वापस आते हैं उस टाइम ये पॉप्सिकल्स दें, सो दैट जो एक वो डिहाइड्रेट होके आते हैं स्कूल से वापस, या फिर ओवरऑल गर्मी में थ्रू आउट रह के एक बड़ी डिहाइड्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ें उन्हें रिफ्रेश करेंगी, रिहाइड्रेट करेंगी, प्लस फ्रूट्स की गुडनेस भी उन्हें मिलेगी, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन। राइट। अच्छा, हाइड्रेशन हो गया, और बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है ये जो होममेड पॉप्सिकल्स वाली चीज़ है, क्योंकि इससे बच्चों का शौक भी पूरा हो जाएगा और वो हाइड्रेटेड भी रहेंगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर इस मौसम में जब इतनी शदीद गर्मी है, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे फेंट होना शुरू हो जाते हैं, मॉर्निंग असेंबलीज में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे फेंट हो रहे होते हैं। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी है, और उसमें होना क्या चाहिए, उनके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड क्या करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रेकफास्ट आपकी डे की फाउंडेशन रख रहा होता है। तो यू नीड टू कंज्यूम सरप्लस कैलोरीज, और पेरेंट्स को चाहिए कि जो बच्चे नाश्ता स्किप करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करें ब्रेकफास्ट, बिकॉज उससे से उनके एनर्जी लेवल बूस्टेड रहेंगे। उसमें आपने करना ये है कि ब्रेकफास्ट में आई वुड रिकमेंड कि आप एक चीज़ लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। नॉर्मल तो हम नॉर्मली देते ही हैं कि होल व्हीट ब्रेड आप दे दें, या फिर साथ में एग्स दे दें, वट एवर योर चाइल्ड प्रेफर्स। आप बनाना के पैनकेक्स भी दे सकते हैं, बनाना एंड ओट्स के, वो भी बहुत एनर्जी डेंस होते हैं। आपके ग्लूकोज लेवल को अच्छा मेंटेन रखेंगे, हाइड्रेटेड भी रखेंगे, उसके अलावा एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट स्लोली वो रिलीज करेगा। उसके अलावा आप जिस तरह रैप्स हो जाते हैं, तो होल व्हीट चपाती के आप रैप्स उनको इनकॉर्पोरेट करें उनकी डाइट में। ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इस तरह के होने चाहिए कि बच्चों को एपेटाइजिंग भी लगे और उनके लिए फुलफिलिंग भी हो। तो एक हेल्दी कैलोरीज जिसमें बैलेंस हो, वेजिटेबल्स का भी, मीट का भी पोर्शन हो, मीट हो सकता है या अंडा हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड्स प्रेफरेंस। एंड देन उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी अच्छी फॉर्म हो। उसके अलावा एक बहुत एसेंशियल चीज़ है कि जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी है बच्चों की डाइट्स में इस समर्स में स्पेशली, दैट इज लस्सी। अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों में हम लेते थे लस्सी, और ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के साथ सर्व की जाती थी, लेकिन अब बहुत सारी वेरिएशंस और फॉर्म्स के साथ लस्सी आ गई है। इसको लबन के नाम से भी जाना जाता है, मार्केट्स में रेडीली अवेलेबल है। लेकिन आई वुड से कि आप घर पे कोई भी फ्रूट जो है, जो आपके चाइल्ड की प्रेफरेंस है, उससे उसके अंदर लस्सी यानी योगर्ट को आप थोड़ा सा जो है ग्राइंड करके, ब्लेंड करके, एंड देन उसमें हनी ऐड करके अपने बच्चों को डेली बेसिस पे वो ड्रिंक दें। एक तो वो उसकी कलर चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा सा टेस्ट ऑल्टर हो जाता है, तो वो लस्सी नहीं लगती, दैट लुक्स लाइक अ नॉर्मल ड्रिंक जो बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं। लेकिन उसका फायदा ये है कि एक तो क्योंकि बच्चों ने सुबह के टाइम जब घर से निकलना है, तो ऑब्वियसली उनको एनर्जी की जरूरत है, और हमें वो एनर्जी चाहिए जो स्लोली ब्रेक डाउन हो। तो जो योगर्ट से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, सेकंड ये कि वो बहुत स्लोली आपकी ब्लड स्ट्रीम में ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो काफी लंबे टाइम तक
हाइड्रेशन भी रहती है और बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, फेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। और इसी तरह ही और जो मैंने मेंशन किया है कि ब्रेड के साथ आप कोशिश करें कि ब्रेड और एग अगर आप दे रहे हैं बच्चों को तो वेजिटेबल्स का भी कोई ना कोई पोर्शन लाजमी दें और फ्रूट्स भी लाजमी इनकॉर्पोरेट करें उनके लंच बॉक्सेस में। तो ईशल, ये हमने देखा है कि आमतौर पर आपने पॉप्सिकल भी कहा, ठंडा पानी पीना भी मजबूरी बन जाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर भी इतना गर्म होता है कि उल्टा दिल घबरा जाता है पानी पी के। तो हम उन्हें ठंडा पानी दे रहे हैं, पॉप्सिकल दे रहे हैं, ठंडी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये होता है कि उनका गला ख़राब हो जाता है और उस गला ख़राब होने की वजह से वो सख्त बीमार हो जाते हैं और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये हो जाता है। इससे बचाव की क्या तदबीर है? अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि जो आप पॉप्सिकल बना रहे हैं, अच्छा पॉप्सिकल्स 2 टाइप्स के बना लें। फर्स्टली एक तो फ्रूट पॉप्सिकल होता है, एक जो मैंने मेंशन कर दिया इनिशियली, एक सेकंड पॉप्सिकल होता है दैट इज मिल्क शेक। कोई भी बना के उसका पॉप्सिकल या उसकी जो है वो स्टिक में लगा के, आइसक्रीम स्टिक में आप बच्चों के लिए रख लें मिल्क के साथ। इनमें आपने क्या करना है, इफ यू जेन्युइनली वांट कि उनका गला नहीं खराब हो तो आप थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर ऐड कर दें। इस तरह ये होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग नहीं होगा, लेकिन जेलेटिन जो है वो जेली लाइक एक उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जेली लाइक एक सब्सटेंस बन जाएगा। वो थोड़ा सा अगर ठंडा ना भी हो, आप उन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी देते हैं तो वो जेली लाइक अपीयरेंस होगी उसकी। तो उससे बच्चों की क्रेविंग्स भी फुलफिल हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। और दूसरी बात है कि उनके गले भी खराब नहीं होते हैं। सेकंड थिंग इज कि हम लोग बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं कि हमें ठंडे पानी से गला खराब हो रहा है, वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, लेकिन जनरली इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस होती हैं समर्स में, जिसकी वजह से हमारा गला ज्यादा खराब हो रहा होता है। तो ये इट्स द वे यू मेक योर बॉडी यूज टू। तो आपने बस नॉर्मली पॉप्सिकल जो है, अगेन मैं बता रही हूँ, जेलेटिन पाउडर आप ऐड कर लेंगे तो दैट विल जस्ट ऐड जेली लाइक कंसिस्टेंसी, और उससे क्या होता है कि फिर आपके बच्चे इतना ठंडा नहीं लेते और इतना ठंडा फील भी नहीं होता। ओके अच्छा, और ईशल जो बहुत सारे टाइम्स में कन्वीनियंस देखी जाती है और बच्चों को जो है ना वो लंच बॉक्स घर से पैक करने की बजाय पैसे दे दिए जाते हैं कि वो जाकर अपने स्कूल का जो कैफ़े है, जो कैंटीन है, वहाँ से लेकर कुछ खा लें। ये कितना ख़तरनाक है और ख़ास तौर पर इस मौसम में? इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज हम इस तरह जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर वैसे डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट टक शॉप्स होती हैं, लाजमी नहीं है हर एक में टेम्परेचर कंट्रोल हो, और जनरली कैंटीन्स में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। उसी गर्म इन्वायरमेंट में जस्ट एक फैन के नीचे वही चीज़ें बन रही होती हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, वो पड़ी रहती हैं ब्रेक टाइम तक। तो उसमें ये आपने करना है कि कोशिश करें कि होममेड लंच बॉक्सेस इंट्रोड्यूस कराएं। ऑब्वियसली बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दे लाइक टू ईट सर्टेन थिंग्स जो कैंटीन से ही मिलती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि वो घर पे रेप्लिकेट कर लें। अब वहाँ से क्यों नहीं खाना कैंटीन से, उसका एक मेजर रीजन ये भी है क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो गर्मी में ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं। एक तो उन्हें वाटर की जरूरत होती है, स्पेशली जब आपको हाइड्रेशन भी वहाँ मिल रही है, यानी पानी का कंटेंट है वहाँ पे फूड के अंदर मौजूद है, तो इन्फेक्शंस फैलेंगी। और दूसरी बात है अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो चीजों के स्टेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मिल्क बेस्ड चीजें होंगी वो खराब हो जाएंगी। इसी तरह ही कोई भी आप जिस तरह लंच में मिलती हैं चिप्स या कोई इस तरह की फ्राइड आइटम्स मिल रही होती है कैंटीन से, पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, उनके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली सैंडविचेस वगैरह। दे गो बैड इन सच कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो जितने भी समर्स हैं उसमें ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जो मेयो या एग बेस्ड सैंडविचेस होते हैं। इसलिए प्रेफर करें कि आप घर से उन्हें लंच बॉक्सेस पैक करके दें। अब बहुत सारी मदर्स का ये भी कंसर्न होता है कि लंच बॉक्सेस तो क्योंकि गर्मी है तो खराब हो जाएंगे, ऑब्वियसली जो हम पैक करके देंगे वो भी खराब हो सकते हैं। तो उसमें आपने करना ये कि आप इंसुलेटेड लंच बॉक्सेस परचेज करें अपने बच्चों के लिए, और क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंसुलेशन के साथ उसमें एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे वेदर यू कैन ऐड आइस इन इट और हॉट वाटर। तो विंटर्स में आप हॉट वाटर ऐड करेंगे सो दैट वो वार्म रहे, बिकॉज विंटर में हमारे उस तरह का फूड होता है, लेकिन समर्स में जनरली हम दे रहे होते हैं ठंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी दे रहे होते हैं, क्लब सैंडविचेस भी दे रहे होते हैं, तो उसमें आप आइस भी डाल सकते हैं, ठंडा पानी डाल के उसे बंद कर ले तो इट कीप्स योर लंच बॉक्स कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो उससे क्या होता है, भूख क्यों नहीं लगती है इस दौरान? अच्छा, समर्स में जनरली इस तरह होता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हमारी एक वो चीज जो है ना, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है हमारा कनेक्शन मौसम के साथ है, हमारे कह दी कि हार्ट का कनेक्शन मौसम के साथ है, जितना अच्छा मौसम होगा उतना हमारा खाने को ज्यादा दिल करता है। विंटर्स में हम इसीलिए ज्यादा खा लेते हैं, एट टाइम्स थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पीने को, कॉफी पीने को दिल करता है, स्नैकिंग करने को दिल करता है। स्नैकिंग में भी दिल करता है क्योंकि मौसम अच्छा है, तो इस तरह की सेवरी आइटम्स जो फ्राइड हो,
समर्स में ऑन कॉन्ट्रेरी क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने स्वेयर होते हैं कि हमारा खाने को दिल नहीं करता, उसकी एक मेजर रीजन डिहाइड्रेशन भी है। फिर उसके अलावा स्पाइस टॉलरेंस आपकी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी खानों में ऑयल और स्पाइस बहुत ज्यादा होता है, जो कि समर्स में हमारे गट को बड़ा ट्रिगर कर रहा होता है। जब आपका स्टमक ही ठीक नहीं होगा, आपकी गट हेल्थी अच्छी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग्स बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे स्किन पे भी बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस को नोटिस करते हैं, और ये उसका असर जो है वो दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी, जितनी टिप्स उन्होंने दी हैं, हेल्दी टिप्स दी हैं, मैं मुझ समेत तमाम माओं ने नोट ज़रूर कर ली होंगी बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हैशटैग ओपन PSL फॉर पब्लिक, ये वो हैशटैग है जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है, और PSL की जो मैचेस हैं उनको पब्लिक के लिए खोलने का मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा है, और प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने का मुतालबा है जनाब, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग है। आपको पहले ही बताया हमने कि हैशटैग ओपन PSL फॉर पब्लिक जिसका मुतालबा किया जा रहा है, अब ना सिर्फ अवाम बल्कि क्रिकेट के शायकीन, बल्कि हमारे जो कुछ सियासतदान हैं वो भी इसमें उतर आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने भी PSL में शायकीन की वापसी का अवामी मुतालबा दोहरा दिया है। अपने एक्स में पैगाम में उन्होंने कहा है कि PSL अब शायकीन के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बात है कि अब शायकीन के साथ मैदान और ट्रॉफी को सजाया जाए। और सिर्फ वही नहीं, वज़ीर बल्दियात सिंध जो हैं नासिर हुसैन शाह ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है, और वज़ीर आज़म फाइनल के लिए शायकीन को पहले ही स्टेडियम आने की इजाज़त दे चुके हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि PSL फाइनल की टिकटों की फ़रोख्त आज से शुरू हो रही है। फिजिकल टिकट मंगल से दस्तयाब होंगे। सस्ता तरीन टिकट जो होगा वो 1500 रुपये का रखा गया है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, और महंगा तरीन टिकट भी आपको बता दें वो 12,000 रुपये का होगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो जनाब यही जो हम बात कर रहे थे, तैयारियां भी इसी की जा रही हैं, और इसी पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूसुफ साहब। ओपन PSL फॉर पब्लिक, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हम सब का मुतालबा है कि ओपन PSL फॉर पब्लिक, और मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि जो इब्तदाई प्लान था जिसमें ये दरख्वास्त की गई थी टीम मालकान की जानब से, चेयरमैन PCB की जानब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि हमें जो PSL के आखिरी 3 मैचेस हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने, उनके लिए पब्लिक को अंदर आने की, उनको बिठाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर बड़ी मुश्किलों के बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस बात की इजाज़त दी है कि जो फाइनल होगा सिर्फ उसके लिए उन्होंने इजाज़त दी है कि वहाँ पब्लिक आ सकती है। लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि क्रिकेट हम सबका जुनून है, पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है, ये क्रिकेट सब लोग इससे प्यार करते हैं, और जब PSL आता है तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का ये ब्रांड है सबसे बड़ा, इसको सपोर्ट करने के लिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि ग्राउंड में आकर मैच देखे। इस दफ़ा लकीली क्योंकि कफायतशुमारी मुहिम के तहत और एनर्जी सेविंग के तहत ये पाबंदियाँ लगाई गई थी कि PSL में अब पब्लिक का दाखिला वहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अब चूँकि 40 मैचेस खेले जा चुके हैं, सिर्फ 4 मैचेस बाकी हैं, और एक मैच कल कराची में खेला जाएगा जो क्वालिफायर होगा, और जिसमें जो टीम जीतेगी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान वो फाइनल में पहुंच जाएगी, और जो टीम हारेगी उसका एलिमिनेटर 1 और फिर एलिमिनेटर 2 में मुकाबला होगा यहाँ पर। तो अब चूंकि मैचेस बहुत कम रह गए, इसलिए मुझ समेत हर बंदे की और आपकी ये ख्वाहिश है कि वो ग्राउंड में जाकर मैच देखें। इसलिए अच्छा, ये आपकी तो ख्वाहिश फिर पूरी हो जाती है, हमारी नहीं हो पाती। ये तो ठीक है कि हमें वहाँ जाकर के मैचेस देखने का, कवर करने का मौका मिलता है, लेकिन हम तो पूरी आवाम की आवाज़ है ना कि हम आपकी बात पहुँचाते हैं कि ये जो मुतालबा है सियासतदान भी कर रहे हैं, फनकार भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जिसका ये मुतालबा ना हो, तो इसमें इस पर अमल दरामद करने में कोई मेरे ख्याल में इतनी मुश्किलात नहीं है, क्योंकि सब तैयारियां तो ऑलरेडी मुकम्मल है। फाइनल के हवाले से तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम, टिकटों के हवाले से, सिर्फ हमने कम से कम 2 मैचेस के लिए और ये चीज़ करनी है। अगर वज़ीर आज़म साहब ये मुतालबा मान लेते हैं, जैसा कि तवक्को की जा रही है कि वो हमेशा वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो मैदान है आबाद रहे, और क्योंकि अब जो एक सियासी सूरत हाल थी खित्ते में, वो भी थोड़ा उसकी जो टेंशन है वो भी कम हुई है, अब मामला सीधे हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब वज़ीर आज़म साहब को ये जो अवामी मुतालबा है कि ओपन PSL फॉर पब्लिक, उसको मेरे ख्याल में मंजूर करते हुए आखिरी जो 3 मैचेस है उसकी इजाज़त दे दी जाए। फाइनल की पहले ही इजाज़त दी जा चुकी है, 2 मैचेस बाकी हैं जो यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 29 और 1 मई 29 अप्रैल और 1 मई को खेले जाने हैं। तो इसमें अगर इजाज़त मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये वज़ीर आज़म का अवामी सपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा शानदार इक़दाम जिसको कहा जाएगा, क्योंकि PSL को सपोर्ट करना हम सब ये चाहते हैं, और हम सब की ये जिम्मेदारी
ग्राउंड में जाकर मैचेस देखें। 32,000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश है कलामी स्टेडियम में। और आपको पता है कि जब लाहौर में मैचेस होते हैं तो हमने देखा कि हर मैच हाउसफुल जाता है। और ये क्योंकि टीम मालिकान के लिए भी एक ऑक्सीजन है उनके मनी गैदरिंग के हवाले से, क्योंकि जब तक आमदन नहीं होगी तो उस वक्त तक ये जो ये भी है। और दूसरा ये कि प्लेयर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंटली ये है कि शायकीन ने बड़ा पेशेंटली जो है ना सारे टूर्नामेंट में मुजाहरा किया है उसका सब्र का। तो अब जो है वो चाहते हैं कि कि एंड पे चले, 2 ही रह गए ना, 2 मैचेस उनके लिए भी खोल दी जाए। अच्छा यूसुफ साहब, ये किंग्समैन ने किस तरह कलंदर्स की पार्टी उजाड़ दी है? वो तो खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्ले ऑफ तक जाएंगे, उनका टिकट कट गया है। पहला कमबैक ही अभी हम नहीं उनका भूल रहे थे कि बड़ा कमबैक किया उन्होंने, और उसके बाद वो दोबारा खेलना शुरू हुए और अब तो प्ले ऑफ तक पहुंच गए। देखिए ना, जब किंग्समैन की टीम का आगाज हुआ था तो बहुत ही उनका स्लो आगाज था। उन्होंने इब्तदाई जो 4 मैचेस हारे थे, जिसके बाद उनको अब कमबैक करने के लिए हर मैच में कामयाबी जरूरी थी। तो बड़ी अच्छी बात है कि किंग्समैन ने एक अपनी कमबैक किया है, ये उनका स्ट्रॉन्गर कमबैक हुआ है। और यही तमाम टीमों के लिए एक मेरे ख्याल में एक मिसाल भी है कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें। ये बल्कि हम सब के लिए मिसाल है, किसी भी शोबे में जो भी काम करते हैं, अगर कोई इब्तिदा में आपको मुश्किलात भी आती हैं तो आप अपनी जो प्लानिंग उसको बेहतर बनाएं, अपनी तवानाइयों को यकजान करें और अपनी जो एफर्ट है उसको 100% दें। तो यही कल हमने देखा कि एक नामुमकिन चीज थी, लग रहा था कि 245 रन का जो टारगेट है उसको चेज करना बड़ा मुश्किल होगा। और जब उसको ये नेट रन रेट पर हम देखते थे तो 158 रन तक उनको महदूद करना था विंडीज की टीम। तो पहले तो किंग्समैन ने बहुत अच्छी शानदार इनिंग्स खेली और उसके बाद जिस तरह उन्होंने महदूद किया, 108 रन से कामयाबी पाई विंडीज के खिलाफ। मैं कहता हूँ इसको शानदार लाजवाब परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। और ये हम इस अपने प्रोग्राम में बार बार यही बात करते हैं कि सिर्फ मैच जीतना जरूरी नहीं होता, आपको अपना नेट रन रेट भी बेहतर बनाना होता है। और ये छोटी छोटी चीजें जिनको जब बाद में जब PSL के इख्तितामी लम्हात होते हैं उनको जमा किया जाता है तो फिर आप लगते हैं कि यार वो हमने क्या कर दिया, हमें उस मैच में ज्यादा अगर रन होते, ज्यादा विकेटों से मार्जिन से कामयाबी हम हासिल करते तो आज ये हमें चीज देखना न पड़ती। सिर्फ लाहौर कलंदर की पार्टी नहीं को जाड़ी गई, बल्कि लाहौर कलंदर ने पहले कराची किंग्स को घर भेजा था और कराची किंग्स की टीम ने अपने आखिरी मैच में कामयाबी हासिल की थी। कराची किंग्स वाले भी अफसोस करते रह गए कि ये इसी नेट रन रेट की वजह से हमें अब PSL से बाहर जाना पड़ा है। कल हमने देखा कि लाहौर कलंदर की टीम के साथ भी ऐसा हुआ। तो ये वेकअप कॉल है टीमों के लिए, और खास तौर पर दिफाई चैंपियन जो लाहौर कलंदर की टीम की लोगों को बहुत ज्यादा उनसे तवक्कुआ थी, उनका तो PSL से हम ये कहें ना कि लाहौर कलंदर्स जो है ना 2 किंग्स के बीच में फंस गए, एक को इन्होंने चलता किया और दूसरे ने इनको चलता कर दिया। अच्छा, ये जो कल वाला मैच था ये हमें दिखाई दिया, विंडीज वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर जो हमने देखा कि 9वां रन आउट हुआ और उसके बाद आखिरी बोल्ड हो गया, उसकी वजह से जो है रन रेट बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया था। देखें, बिल्कुल यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है, जब आपके पास एक बड़ा हदफ हो, बड़ा चैलेंज हो, पहले तो 244 रन उन्होंने बनवा दिए, उससे वो प्रेशर में आ गए। फिर उन्होंने कहा यही टारगेट था कि किसी ना किसी तरीके से अगर वो अपना वहां पर नहीं जा पा रहे तो कम से कम जो हैदराबाद की टीम है उनको भी प्ले ऑफ मजे में ना रसाई पाने दी जाए। और इसके बाद अगर 158 रन वो बना लेते, जैसा कि लग रहा था कि जिस तरह की आखिर में बिल्कुल एक सूरत हाल बन गई थी, तो अगर वो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल में विंडीज की टीम को ये 158 रन का जो हदफ था इसको चेज करके आगे बढ़ सकती थी और फिर लाहौर वाले धमाल डालते हुए प्ले ऑफ में इतनी तौर पर जश्न मनाते हुए वहां पर दाखिल होते। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्रिकेट इत्तेफाकात का खेल है, इसमें जब तक आखिरी बॉल आखिरी विकेट ना गिर जाए उस वक्त तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होता। तो यही कल हमने देखा कि जिस तरह विंडीज की टीम ने थोड़ा स्ट्रगल की, इब्तिदा में उन्होंने कोशिश भी की कि चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन हैदराबाद की टीम ने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ बड़े अच्छे उनके डिसीजन थे बॉलिंग के हवाले से भी और कप्तानी के हवाले से भी। तो यकजान नजर आई हैदराबाद की टीम को, उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको उन्होंने कबूल किया। और विंडीज की टीम क्योंकि इब्तदाई मैचेस ही हार चुकी थी, सबसे आखिर बॉटम पर थी, तो इसके लिए उनके पास सिर्फ यही था कि चले हम किसी न किसी तरीके से मैच को में कामयाबी को मुमकिन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना है कि जो कल मैच होने जा रहा है, हाँ, उसी का ही पूछने वाली थी कि प्ले ऑफ क्वालिफायर्स में जो होने जा रहा है कल का मैच, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे आमने सामने, उस मैच की क्या सूरत हाल आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? ना वही बात के आपको हर मैच में जीतने के साथ अपने नेट रन रेट को भी बेहतर बनाना होता है। अब जो कल का मैच हुआ था जिसमें अब इस्लामाबाद की टीम ने कामयाबी हासिल की मुल्तान के खिलाफ,
उस मैच की अहमियत ये थी कि अगर जो ग्रुप में टॉप 2 फिनिश करते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर एक मौका होता है। कल जो मैच होने जा रहा है क्वालिफायर 1 जिसको कहते हैं, इसमें यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद की टीमें आमने सामने होंगी। अब जो टीम तो इसमें जीतेगी वो तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, हारने वाली टीम के पास एक मौका वो बचेगा कि वो भी दोबारा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। उसके बाद जो मुकाबला यहाँ पर लाहौर में होगा 29 तारीख को, उसको एलिमिनेटर 1 कहा जाता है, जिसमें हैदराबाद की टीम और मुल्तान के दरमियान मैच होगा। इस मैच की जो फातेह टीम होगी वो मुकाबला करेगी 1 तारीख को जो क्वालिफायर 1 में हारने वाली जो भी टीम होगी, कल हैदराबाद मुल्तान पेशावर ज़ल्मी की हो चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड की हो, उसके पास ये चांस होगा कि उसके दरमियान जो मैच होगा उसमें से जो टीम जीतेगी वो फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो फिर मुल्तान और हैदराबाद में मुल्तान और हैदराबाद का जो कंपटीशन है, मुकाबला है बुध को, उसमें क्या देखते हैं? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि मंगल को मुकाबला जो होगा उसमें ज़ल्मी जो है फेवरेट है, लेकिन जो बुध को मुकाबला होगा उसमें कौन फेवरेट दिखाई दे रही है आपको? देखिए, फेवरेट तो सारी टीमें ही हैं। ज़ल्मी ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच उसको लाहौर के अंदर के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये जो डू एंड डाई मैचेस होते हैं इसमें आप किसी को भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दोनों टीमें मुतवाज़न हैं, बैलेंस है, और दोनों टीमें एक नए हौसले और नए अज़म के साथ मैदान में आएंगी, क्योंकि अब उनके पास 1 या 2 मैचेस के बाद जो ट्रॉफी उठाने का मौका होगा, तो इसलिए दोनों टीमें जोर लगाएंगी। और उसके बाद जब ये यहाँ पर लाहौर में मैचेस होंगे 29 तारीख को एलिमिनेटर 1 के, तो उसमें भी यकीनी तौर पर हैदराबाद मुल्तान के दरमियान एक अच्छा कांटे का मैच देखने को मिलेगा। वो के ऑन पेपर जो मुल्तान सुल्तान की टीम है उनकी जो परफॉर्मेंस है कुछ बेहतर दिखाई दे रही है हैदराबाद की तरफ से, लेकिन हैदराबाद की टीम ने जिस तरह कमबैक किया, खासतौर पर मैक्सवर्थ की सूरत उनके पास उनके आने के बाद जो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉटम लाइन की वो जो कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ सकता है, तो मेरे ख्याल में अच्छे मुकाबले होंगे। और यही पीएसएल का हुस्न है कि आखिर तक किसी को पता नहीं चलता कि कौन सी टीम ये मैच जीतने जा रही है, और जो सनसनीखेजी होती है इसी वजह से पीएसएल को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। और आईपीएल की वजह, आईपीएल से बेहतर हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक जो मुकाबले होते हैं वो बिल्कुल सख्त मुकाबले होते हैं। बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ जो फास्ट बॉलर है हमारे, वो पूरी दुनिया में उनकी डंका बजता है। और यकीनी तौर पर जिस तरह इस पीएसएल में हमारे यंगस्टर फास्ट बॉलर अली रजा ने परफॉर्म किया है, ये तो है, हमारे यंगस्टर्स बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी चीज से डिपेंड करता है कि वो नेशनल टीम में जाते हैं कि नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगेन ये सब चीजें एक तरफ, हमारा भी वही मुतालबा है, ओपन पीएसएल फॉर पब्लिक, ताकि ये जो 2 मैचेस मजीद हैं वो भी आवाम जाकर स्टेडियम में देख सके। इससे ना सिर्फ गेम पर असर पड़ेगा प्लेयर्स की, बल्कि जो शायकीन है वो भी आखिरकार खुश हो जाएंगे। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक। हमारी इंडस्ट्री जो कि फिल्म इंडस्ट्री है, लॉलीवुड इंडस्ट्री, उसका तो मुकाबला अगर करना चाहें हम बाकी सब लोगों से तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम अपने अदाकारों का मुकाबला करें तो जो सरफहरिस्त नाम हमारे सामने आता है वो शान का। और शान की अगर बात करें तो आज उनकी सालगिरह है। अदाकार और हिदायतकार शान शाहिद आज अपनी 55वीं सालगिरह मना रहे हैं। लॉलीवुड अदाकार 3 दहाइयों से फिल्मी उफक पर छाए हुए हैं। अदाकार शान ने फनकार घराने में आंख खोली। हिदायतकार रियाज शाहिद और अदाकारा नीलो के साहबजादे हैं शान। तो आज उनकी सालगिरह है, उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। और इसके साथ साथ अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने अपनी फ़नी खिदमात के नतीजे में 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया था। तो हैप्पी बर्थडे शान वंस अगेन। इसी के साथ जनाब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।